उठाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे पहले ही प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है कि कितने आवर्त होते हैं या क्षैतिज लाइनें कितनी होती हैं। आवर्त का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो इस तरीके से होती हैं सीधी, ये है, ठीक है। ये होती हैं आवर्त सारणी। तो कितने होते हैं? 7। उन्हें क्या बोलते हैं? 7। उन्हें ही आवर्त कहा जाता है, चाहे क्षैतिज लाइनें आ जाएं या फिर आवर्त आ जाएं। अब आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 18। वर्ग क्या होते हैं? इस तरीके से, ये। तो 18 वर्ग होते हैं। इनको समूह भी कहते हैं, वर्ग को याद रखिएगा, समूह भी कहते हैं, ऐसा आ जाता है प्रश्न। वर्ग को समूह भी कहते हैं, क्लियर। इनको ऊर्ध्वाधर लाइनें भी कहा जाता है, इनको ऊर्ध्वाधर लाइनें भी कहा जाता है। ये है लाइनें इस तरीके से, यानी जो खड़ी हैं ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं। अक्षांश और देशांतर आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, है ना। वो भी ऊर्ध्वाधर होती हैं और क्षैतिज होती हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर हैं वो वर्ग होते हैं, जो क्षैतिज होती है वो आवर्त होते हैं। आवर्त की संख्या 7 है और आवर्त जो वर्गों की संख्या है वो 18 है, क्लियर। तो दो प्रश्न तो यहीं से क्लियर हो गए। शुरुआत में जो पेपर में अगर देखा जाए 15 और 16 तारीख में सिर्फ प्रश्न इन्हीं दो ऊपर से आ गया था। प्रश्न ये था कि आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग होते हैं, ऐसे देते हैं, वो आवर्त और वर्ग होते हैं। फिर उसके बाद संख्या देते हैं 7/18 या 7/18 या 7/18 या फिर 18/7, 7/9 या 9/7, इस तरीके से देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि आपको आवर्त इस तरीके से, देखिए, आवर्त और वर्ग, ये हो गया आवर्त। एक को याद रख लीजिए, बाकी फालतू को याद नहीं करना। आवर्त वर्ग, आवर्त के नीचे 7 लिख दीजिए, वर्ग के नीचे 18 लिख दीजिए, बस इस संख्या को याद रखें। वर्ग यहाँ आ जाएगा तो 18 भी यहाँ आ जाएगा, आवर्त यहाँ आ जाएगा तो 7 भी यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी आप सब लोगों ने देख रखी होगी, है ना। पीरियोडिक टेबल जो होती है वही है। 118 उसमें कुल टोटल तत्व होते हैं। तो इसमें 11 हैं, याद रखिए 11 संख्या है। 11 जो होती हैं वह कुल गैसें होती हैं। इनमें हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी। हाइड्रोजन हमको पता है आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन ही होता है। अपवाद दर्शाता है, इसलिए इसको शुरुआत में ही रख देते हैं, अन्यथा ये लास्ट में रखने का है, शुरुआत में रख देते हैं कुछ अपवादों के कारण। फ्लोरीन, फ्लोरीन ये 2 बार हो गया, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, क्लियर। ये जो यहां से आ जाती हैं, अगर देखा जाए फ्लोरीन के बाद में ये जो हीलियम से आ जाती हैं, ये सभी अक्रिय गैसें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैसें। इनको शून्य गैस भी कहा जाता है, शून्य गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आगे अपन को पता पड़ेगा, है ना। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए आपको, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए, एक भी क्वेश्चन आवर्त सारणी से बाहर नहीं जाए, क्योंकि आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ ही रहा है दोस्तों। विज्ञान में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आना है, इसीलिए मैंने आज से ये तय कर लिया कि विज्ञान के जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आ रहे हैं उनकी एक क्लास में आप लोगों के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी अपन ने देखा कि इसके पहले जो अपन ने क्लास ली है वो विटामिन पे ली है, वायरस पे ली है और परजीवी पे ली है। तो विटामिन, वायरस और परजीवी, ये जो 3 है, इनसे क्वेश्चन आ रहे थे तो कर दिए हैं। अब इसके बाद अपन ने आवर्त सारणी और रासायनिक सूत्रों से प्रश्न अपन ने उठाए हैं और वो कर रहे हैं। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? शब्द समझिएगा, धातु चल रही है, धातु ओस्मियम। आप कहेंगे नॉर्मल है सर, बार बार पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे ही प्रश्न आएंगे बार बार, देखिए। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, अब लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी हो गई? लिथियम। भारी धातु का मतलब क्या होगा दोस्तों? यदि देखा जाए तो जो बाद की होंगी वो भारी होंगी और जो हल्की होंगी वो पहले ही आ जाती हैं। सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है? अब यहां से आप लोग समझें, सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है। अब भी मैंने आपको समझाया, जो अक्रिय गैसें हैं उसको शून्य वर्ग भी कहते हैं, और अक्रिय गैस वाला जो है वो सर्वाधिक गैस वाला, वही नियान, रेडॉन, जीनॉन, एक्सॉन, है ना। ये जितनी भी हैं, माफ करिए, जीनॉन, रेडॉन, ये जितनी भी हैं ये सभी अक्रिय गैसें हैं, इसको शून्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। ये प्रश्न यहां से क्लियर हुआ। आवर्त सारणी में सबसे भारी गैस कौन सी होती है? सबसे भारी तो वो रेडॉन होती है, सबसे नीचे पाई जाती है दोस्तों। जब आप आवर्त सारणी देखेंगे इस तरीके से, जो आवर्त सारणी बनी है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो लास्ट में है ना, ये जो शून्य वर्ग है, इसमें सबसे नीचे पर रेडॉन पाई जाती है, ये सबसे भारी होती है, ठीक है। गैसों में सबसे ज्यादा भारी होती है।
कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो उसका आंसर भी रेडॉन है कि ये हमारे वायुमंडल में रेडॉन जो है वह पाई नहीं जाती। और अक्रिय भी उन्होंने लिख दिया है, यानी ये क्रियाशील गैसें नहीं होती। क्लियर? चलिए, अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए कितना हंसी वाला प्रश्न है। 0। भाई वो है ही अक्रिय, इसीलिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते तो वो फिर अक्रिय गैस क्यों होती? तो अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, एक ये प्रश्न हुआ। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? अब अधातु आ गया दोस्तों, तो फ्लोरीन। अधातु फ्लोरीन है सबसे क्रियाशील। क्रियाशील यानी जैसे ही किसी अन्य पदार्थ के, वायु के या अन्य वातावरण के संपर्क में आएगी तो क्रिया करना प्रारंभ कर देगी। तो वो कौन सी है दोस्तों? फ्लोरीन। आपने सोडियम को देखा होगा। सोडियम को नॉर्मल हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में या केरोसिन में। सोडियम को जैसे ही बाहर निकालते हैं, पानी में डाल दें या फिर हाथ में ही लिए रहें, हाथ में लिए रहेंगे तो हाथ जलने लगेगा धीरे धीरे, थोड़ी देर बाद पानी में डाल देंगे तो ब्लास्ट हो जाता है ना। तो ये अपने आप क्रिया कर लेती है। उसी प्रकार सबसे ज्यादा क्रियाशील अगर देखा जाए तो जो तुरंत क्रिया करती है वो है फ्लोरीन, अधातु। ठीक है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम। अब दोस्तों आयनन विभव क्या है, प्रश्न यहां बनता है। तो यदि आयनन विभव को समझाने बैठूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन फिलहाल जल्दी के लिए, जब आपका पेपर अभी पास में है, तो आप लोग समझ लें कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है वह कौन सा होता है? हीलियम होता है। और न्यूनतम आयनन विभव वाला जो तत्व होता है वह कौन सा होता है? सीजियम। कौन सा होता है? सीजियम। ये ऐसे लिखिए, सीजियम। ठीक है। क्लियर? दो को याद रखिएगा, हीलियम और सीजियम को। हीलियम सर्वाधिक हल्की गैस भी होती है कि नहीं होती है? इसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में मिला देते हैं। ये O2 ले लिया हमने, ये H ले लिया, ये हीलियम ले लिया। अब इन दोनों को मिला दिया तो ये ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है जिसमें मरीज लोग अपने मुख पे लगाए रहते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिलाते हैं, क्योंकि हीलियम हल्की होती है और बाहर निकलने का प्रयास करती है। जब वो बाहर निकलने का प्रयास करती है तो साथ में O2 भी रहती है। तो इस चक्कर में वो दबाव बन जाता है एक मरीज की नाक में, ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर उसके पास में जा सके। ठीक है। चलिए, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है? तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ जाता होगा, सुचालक अधातु, चांदी। चांदी भाई, अधातु लिखा है, अधातु समझिए। धातु होता तब चांदी होती, ये तो अधातु है, तो ग्रेफाइट। क्लियर? ग्रेफाइट विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। हालांकि जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो उनके लिए तो कठिन है ही। पौधों के पर्ण में यानी कि पत्तों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम। याद करिए, जब भी आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी होगी तो मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण रोल रहा होगा उसमें, कि उनके जो एक तरीके से देखा जाए तो जो पेड़ की पत्तियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, या उसमें हरित लवक में एक मैग्नीशियम का अणु पाया जाता है। तो ये वही मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। ठीक। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक बंधुता आ जाए तो क्लोरीन है। कौन सा है? क्लोरीन। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता आ जाए तो क्लोरीन है, समझिएगा। पीछे आता हूं। सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु तो फ्लोरीन। ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि ये फ्लोरीन है तो यहां पर F है, तो F मतलब फैलना। गैसें क्या करती हैं? एक तरीके से फैलती हैं, या कोई भी पदार्थ कभी कभार फैल जाता है। तो फैलने से याद रखिएगा, ज़्यादा फैलेगा। मान लीजिए ये है तो ये ज़्यादा फैल गया यहाँ पे, तो ज़्यादा जगह को कैप्चर करेगा करेगा तो ज़्यादा शायद क्रिया करेगा। तो ऐसे कुछ अपने दिमाग में बना लें ताकि आप भूलें नहीं वहाँ पे। तो यहाँ से तो हो गया फ्लोरीन। अब जब फ्लोरीन को कर लिया तो फिर क्लोरीन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ दो को कभी याद नहीं करें। जब विपरीत जैसे लगे तब एक को ही आप पकड़े, दूसरा अपने आप याद होगा। तब सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। और आप लोगों ने वैसे ही नॉर्मल अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो इसको याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं आपके दिमाग में होगा। अर्धचालक धातु कौन सी होती है? यानी सेमी कंडक्टर, इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। इनका बहुत उपयोग होता है। अभी मैं जो उपयोग कर रहा हूँ इन्हीं का तो उपयोग कर रहा हूँ, ये नहीं होते तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाता ये ऑनलाइन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब अर्धचालक धातुएं होती हैं। आप लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दो के नाम सुन रखे होंगे। सिलिकॉन जर्मेनियम से ही जो कंप्यूटर की चिप है, आईसी चिप, वो बनी हुई होती है। उसमें अर्धचालक धातुएं ही प्रयोग में लाई जाती हैं। अर्धचालक धातु पे भी एक अलग ही विज्ञान है दोस्तों। क्लियर? तो याद रखिए सेमीकंडक्टर ये कौन कौन सी है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ठीक है। अधिकतम जो विद्युत के उपकरण है, खासतौर पर कंप्यूटर, हार्डवेयर, इनसे संबंधित वो सेमीकंडक्टर ही उसमें प्रयोग होता है।
अब देखिए आवर्त सारणी की खोज किसने की, आधुनिक आवर्त सारणी की, ये जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं तो मौजले ने। किसने की है? मौजले। कोई व्यक्ति था, मौज लेता रहता था, तो उसने कहा आधुनिक आवर्त सारणी ही खोज लो, कम से कम एक काम तो सही कर दो। तो उसने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो मौजले याद हो गए। अब प्रारंभिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। अब प्रश्न यदि थोड़ा डीप आ जाता है तो अब प्रश्न कैसे आएगा? पहले मैं प्रश्न की आपको प्रकृति बताता हूँ, फिर उसके बाद उसको कैसे करना है उसको समझिएगा। जब प्रश्न आएगा थोड़ा डीप तो वो ऐसे आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किससे संबंधित है। पहला तो आप याद रखिएगा उसमें लिखिएगा परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक से। पुरानी वाली जो आवर्त सारणी थी या प्रारंभिक आवर्त सारणी, वो किससे संबंधित थी? वो परमाणु भार से संबंधित थी। यानी मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बताई थी उसको उसने इस तरीके से जमाया था कि परमाणु भार के आधार पर लगा दिया। और आधुनिक जो आवर्त सारणी जो मोजले ने बनाई हुई है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई हुई है। क्योंकि यदि प्रारंभिक आवर्त सारणी नहीं बनती तो किसी के दिमाग में ये एक तस्वीर भी नहीं बनती कि आवर्त सारणी बनाने जैसा कुछ है। तो शुरुआत में एक काम तो मेंडलीफ सही कर गए, पर उन्होंने कुछ जगह भी छोड़ दी थी अपने वहां पे तत्वों के लिए कि भाई यदि अब भविष्य में आगे मिलते हैं तो इसमें तत्व अपने आप रखते हुए चले जाएंगे। हालांकि मेंडलीफ के बाद दो व्यक्ति और आते हैं, उन्होंने भी अपनी दी, लेकिन उन दोनों का फेल हो गया। उन दोनों ने भी अपनी अपनी एक आवर्त सारणी दी थी, पर उनकी आवर्त सारणी किसी कारण से फेल हो गई। वो क्या था वो अभी अपन देखेंगे आगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो यहाँ से दो चीज क्लियर हुई। क्या चीज क्लियर हुई? आधुनिक आवर्त सारणी मौजले, प्रारंभिक आवर्त सारणी मेंडलीफ। मौजले ने परमाणु क्रमांक पर ध्यान दिया, मेंडलीफ ने परमाणु भार पर ध्यान दिया। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? अब यहाँ से जो मैंने पहले बता दिया वो यहाँ पर किताबी तौर पे लिखा हुआ है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? पहले एक परमाणु, फिर दूसरा परमाणु, फिर तीसरा परमाणु। यानी हाइड्रोजन का एक है, हीलियम का दो है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से रखा गया है परमाणु क्रमांक के, ना कि परमाणु भार के। उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? इसको जोड़ना जरूरी था दोस्तों, एक प्रश्न इससे आ चुका है। तो उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस उपकोष को एस के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन, एस के नाम से। तो देखिए एस कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे पूरा हो गया। पी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और एफ कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी डी एफ। देखिए इसको हटाइए, यहां से समझिए। एस पी डी एफ। ठीक है। एस में दो होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ कक्षा में 14 होंगे। 2 6 10 14, इसको याद रखिएगा। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि पी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे। क्लियर? चलिए अब तक तत्वों की खोज कितनी हो चुकी है? तो 118 तत्व हो चुके हैं। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी अधातु, सुनिएगा, अधातु, इनमें इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अधातु और धातु आ जाए सामने नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको आता है बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, जब हम खुश ज्यादा हो जाते हैं ना तो भी गलत कराते हैं, और प्रेशर में आ जाते हैं तो भी गलत कराते हैं। तो यहाँ पर खुश होने वाली बात आ जाएगी, अरे सबसे ज्यादा अधातु और धातु। तो आप सोचेंगे धातु, खटाक से पारा लगा देंगे। पारा देखिए नीचे लिखा हुआ है, पारा धातु है ना, मेटल है। और ऊपर वाला जो है वो अधातु है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन को याद रखिएगा। और निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मारा है, मरकरी है। ठीक है, जो थर्मामीटर में उपयोग होता है, डॉक्टर लोग बुखार के समय पे ध्यान देते हैं। चलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ये तो आप लगा ही देंगे, चांदी। चांदी के बाद क्या आता है? तांबा। फिर क्या आ जाता है? एल्युमिनियम। क्रम आ जाए तो कर दीजिएगा। क्लियर? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। चलिए आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा चमकदार अधातु कौन सी होती है? भैया अधातु, चमकदार में तुरंत चांदी ठोक देते आप, लेकिन हीरा है, याद रखिए, क्योंकि उन्होंने अधातु बोल दिया है। तो हीरा किस में आता है? अधातु में आता है। क्लियर? अभी ग्रेफाइट पढ़ा था अपन ने, ग्रेफाइट क्या था? वो भी अधातु था, पर वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो उसको भी याद रखिएगा। क्लियर? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, हीरा विद्युत का कुचालक है। इसके अलावा हीरा सबसे ज्यादा चमकदार अधातु है। ये चमकता क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से ही ऊर्जा निकलती है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दो हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों में जब संलयन होता है, संलयन का मतलब है ये आपस में मिलते हैं,
तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा हमको मिलती है यानी प्रकाश के रूप में। तो हाइड्रोजन और हीलियम का लगातार ये जो संलयन है वो चलता रहता है। हाइड्रोजन बम भी आपने सुना होगा, उससे भी एक प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन के, संलयन यानी जुड़ जाना आपस में, संलयन। और जो परमाणु बम होता है वो किस पे होता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। किस पे, नाभिकीय विखंडन पे वो परमाणु बम करता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई यहां से। चलिए अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। ऑक्सीजन और फिर कार्बन, यानी ओ पहले है सी बाद में है, बस इतना याद रखें। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, आप लेते भी हैं ऑक्सीजन, उसके बाद मानव शरीर में कार्बन पाया जाता है। क्लियर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नॉर्मल है, नाइट्रोजन पाई जाती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, तो एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। इसको टी से करते हैं, इसको डी से करते हैं, है ना। हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रोटियम को 1H1, ड्यूटेरियम को 1H2 और ट्राइटियम को 1H3। ठीक। किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, भैया ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है, आ चुका है, 19 तारीख वाले में ये प्रश्न आया था। किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन को याद रखिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको चाकू से भी काट सकते हैं। प्रश्न आता है वटर नाइफ, वटर नाइफ से भी इसको काटा जा सकता है। बटर नाइफ मतलब जिससे हम बटर को निकालते हैं ना, उसी तरीके से इसको काटा जा सकता है। तो बटर नाइफ देते हैं तो उससे ही मत डरिएगा, वो चाकू ही है। हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ के करिएगा, है ना। मैं मान रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात बता रहे हैं सर, ये छोटी बात है, लेकिन जब मैंने आपको बताया जब प्रेशर हो या ज़्यादा खुशी हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन काफ़ी सही होंगे। लेकिन इसी में एक और पाया जाता है, बेरियम को चाकू से नहीं काट सकते। इसको और याद रखिएगा कि आ जाएगा कि इनमें से किसको चाकू को नहीं काटते, तो बेरियम मत भूलना। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या कितनी होती है, आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो 10। कितनी होती है दोस्तों, 10। क्लियर। आवर्त सारणी में अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड से संबंधित है। अष्टक का सिद्धांत, आवर्त सारणी में अष्टक का सिद्धांत, ये जो आवर्त सारणी है बीच में दो व्यक्ति आए हैं, एक है न्यूलैंड, देखिए ये है एक, और एक है डोबे राइनर, एक है डोबे राइनर। तो इनसे प्रश्न ऐसा आ जाता है कि डोबे राइनर किस सिद्धांत से संबंधित है, चूंकि आवर्त सारणी से प्रश्न आ रहे हैं इसीलिए इन दोनों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो डोबे राइनर किससे संबंधित हैं, आवर्त सारणी से संबंधित हैं। इनका जो सिद्धांत है वो त्रिक सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूं, त्रिक सिद्धांत, त्रिक, ध्यान से यहाँ लिख देता हूं अगर आपको नहीं आ रहा होगा समझ में। त्रिक, त्रिक का मतलब तीन। इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी में तीन तीन के समूह बना दिए थे, जैसे जिनके एक जैसे वो हो गुण हो तो उनको एक जगह पर उन्होंने कर दिया। तो ऐसे तीन यहाँ हो गए, फिर तीन अलग हो गए, फिर तीन अलग हो गए, तो इसको इन्होंने त्रिक सिद्धांत किया। लेकिन विज्ञान के अनुसार ये फेल हो गए, ये फेल हो गए, चल नहीं पाया इनका। लेकिन प्रश्न आता है कि आवर्त सारणी या डोबे राइनर किससे संबंधित है। इसी प्रकार से एक थे न्यूलैंड, ये न्यूलैंड कोई जगह नहीं, ये व्यक्ति हैं, न्यूलैंड है, जो कि किससे संबंधित है, आवर्त सारणी में अष्टक के सिद्धांत से। इन्होंने 8 का एक सिद्धांत दिया था, यानी इन्हें इनने भी जो सिद्धांत दिया वो 8 प्रकार के ऐसे तत्व थे, तो इन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया था। किसका, अष्टक का। तो इन दोनों को आप लोग याद रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये दो लाइनें और अच्छे से आप लोग समझ भी दोस्तों। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जब हम वर्ग में देखेंगे ऊपर से नीचे आने पर, मान लीजिए ये वर्ग है, इस तरीके से बन गई, है ना, ये इस तरीके से है। अब यहां से समझिए, ये है पूरी अपनी आवर्त सारणी। तो क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। दो चीजों को याद रखिएगा, आकार और विद्युत धनात्मकता, यहां पे समझिए। ये मैंने बना लिया, दो चित्र बनाऊंगा, दो चित्रों से आपको याद हो जाएगा। ये हो गया आकार, ठीक है, और धनात्मकता, ये यहां पे इसी में बना दिया धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता। विद्युत को आप लोग याद रखें, धनात्मकता। तो ये बोल रहे हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे, यानी यहां से यहां आएंगे, ये तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी अभी ये छोटा था, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, यानी परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ती जा रही है। ये बढ़ गई, ये बढ़ गई ऊपर से नीचे आने पर।
क्लियर। जबकि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से यहां से अब यहां जाने पर, यानी कि ये बायां है, यहां से दाएं जाने पर घटती है। तो बस अब इसी को आप लोगों को क्या करना है, घटा देना है। कैसे, यानी सबसे पहले बड़ी है, फिर उसके बाद छोटी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है। ठीक है, यहां प्लस बना दिया, यहां प्लस बना दिया, यहां प्लस बना दिया। एक को याद रखना है, दूसरा अपने आप याद होगा, समझना। हो गया प्लस, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये प्लस मैंने धनात्मकता के चक्कर में बताया, तो यहां पर तो ये सब प्लस प्लस हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और यहां पे ये सब माइनस होता चला जा रहा। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे आने पर हम क्या देखते हैं कि विद्युत धनात्मकता और उसका आकार बढ़ जाता है, और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता और परमाणु का आकार घट जाता है। तो ये चीज यदि हमको याद हो गई तो दूसरा वाला पॉइंट अपने आप याद होगा। दूसरे पॉइंट पे गौर करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से, क्योंकि इससे प्रश्न आ रहा है दोस्तों, ये कंफ्यूजन कर देता है ना, तो इसीलिए वो कंफ्यूज वाला प्रश्न तो डालेंगे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अब जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता, यानी यहां हल्का सा ऋण बना दिया। इलेक्ट्रॉन प्रीति, क्या क्या, आयनन ऊर्जा है, यानी आयनन ऊर्जा का मान लीजिए मैं ऐसा बना देता हूं, ये बना दिया आयनन ऊर्जा का, ये विद्युत ऋणात्मकता हो गई। और इलेक्ट्रॉन प्रीति तो मान लीजिए इसका ऐसा चिन्ह बना दिया, ठीक है, और ये गोला ऐसा लगा दिया। उन्होंने क्या बोला है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जब वह ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये सब क्या होंगे, घटेंगे। यहां पर क्या हो रहा था दोस्तों, ये प्लस में जा रहे थे ना, तो ये घटेंगे, तो ये फिर छोटा हो जाएगा, ये फिर छोटा हो जाएगा, ये फिर छोटा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये बना दिए इनके चिन्ह, ये बना दिए इनके चिन्ह, ठीक है, ये छोटे हो जाएंगे। जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने लगेंगे। अब जब ये बाएं से दाएं जाएंगे, यानी यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा, और सबसे बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा, इनमें अगर देखा जाए तो बढ़ने लगेंगे। क्लियर, तो आपको इतना याद रखना है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर इनको याद कैसे करें, 3 4 5 चीजें हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो दो में बांट लें। सबसे पहले देख लें कि परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मकता अलग देख लें, ठीक है, और उसी को याद कर लें। सिर्फ एक को आपको याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर, किसको याद कर लें, इस वाली लाइन को याद कर लें कि परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो एक जगह बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पे, और बाएं से दाएं हाथ को ऐसे करके देखेंगे तो घट जाती है। इस लाइन को याद कर लो, इसी लाइन का पूरा उल्टा नीचे वाली लाइन में है, ठीक है। दोनों को मत करना, दोनों को करोगे तो सब कंफ्यूजन में आ जाएगा। क्लियर, बस ये याद रखना कि परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता एक तरफ है, दूसरी तरफ में आयनन ऊर्जा है, विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन प्रीति है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होती है। प्रथम सदस्य क्या होगा, क्षार धातु, और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होती है। सिर्फ हाइड्रोजन ही इसमें अपवाद होता है, हाइड्रोजन ही इसमें अपवाद होता है। 57 से लेकर 71 तक, जो अपन देखेंगे उसी में 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, 57 से लेकर 71 तक। ये ऊपर चला गया है थोड़ा, ये यहाँ देखिए, 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी है। जबकि 89 से लेकर 103 तक, 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी कही जाती है। ठीक है, एक्टिनाइट श्रेणी, इसको याद रखिएगा, आता है सीधा। 57 से 71 तक किसको कहेंगे, 89 से 103 तक क्या होता है। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण, जो कि आ रहा है, ये है कि जो शुरुआत के 20 हैं, आवर्त सारणी में शुरुआत के जो 20 तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक जरूर याद करके जाएं, है ना। हाइड्रोजन का H है, जो उसका संकेत है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 1। चलिए अपन देख लेते हैं। हीलियम का He है तो 2 है, लिथियम का Le है तो 3 है, बेरिलियम का Be 4 है, बोरोन का बी है तो 5 है, और कार्बन का 6 है। मेरे अंदाज से यदि आप लोग अच्छी तैयारी करते हैं, नॉर्मल तैयारी भी करते हैं, तो अपन लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, तो 5 या 6 तक तो आदमी को याद ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो वो लोग 20-30 तक भी उनको याद होते हैं। चलिए, नाइट्रोजन का N7 है, क्लियर। ऑक्सीजन का O 8 है, फ्लोरीन का F9 है, नियोन का Ne10 है, नियोन का Ne जरूर याद रखें। सोडियम का Na है 11, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg12, एल्युमिनियम का Al13, सिलिकॉन का Si14, फास्फोरस का P15, फास्फोरस का P15, सल्फर का S16, क्लोरीन का Cl17, आर्गन का Ar18, पोटेशियम का K19, और कैल्शियम का Ca20।
आप इसके बाद 10 और याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा एग्जाम को देखेंगे, पटवारी वाले एग्जाम को दोस्तों, तो जो एक तरीके से डी क्लास आप लोगों ने देखा होगा रेलवे में, जो डी क्लास में या जो स्टेशन मास्टर वाले पेपर थे, तो उनमें भी इन्हीं से संबंधित बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, आवर्त सारणी से, रासायनिक सूत्रों से, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आ रहे थे। चलिए अब देखते हैं रासायनिक सूत्रों से पूछे गए जो प्रश्न है, जो उसकी बनने की संभावना है। ठीक है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, ड्यूटेरियम को ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। D2O इसका जो वो है वो सूत्र होता है D2O। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल का काम क्या होता है? मंदक के रूप में। मंदक, मंदक मतलब जानते हैं ना, किसी भी क्रिया को धीमा कर देना, मंदक के रूप में। इसका प्रयोग होता कहाँ है? मान लीजिए कहीं ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है, अब ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, या फिर यदि हमने कंट्रोल नहीं किया तो उससे विनाशकारी परिणाम भी आ सकते हैं, तब मंदक का प्रयोग करते हैं। भारी जल का उपयोग इसी में किया जाता है। अब इसको आप देख लीजिए कि 3.8 डिग्री सेल्सियस पर ही जमता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होगी, समझिएगा। जबकि स्थायी कठोरता 3 चीजों के कारण होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट सल्फेट सल्फेट, क्लोराइड 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 और नाइट्रेट 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 लवण के घुले होने के कारण होगी। 3 चीजें याद रखना, सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट। क्लियर? और बाइकार्बोनेट आ जाए तो अस्थायी कठोरता है। सोडियम कार्बोनेट डालकर, सोडियम Na2CO3 क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट डालकर Na2CO3 डालकर या उबालने से, उबाल भी देंगे तो स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरताएं दूर हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यानी CO का उपयोग आग बुझाने में, सोडा वाटर में, किस किस में होगा? आग भी बुझ जाएगी इससे। सोडा वाटर जो आप लोग स्प्राइट वगैरह पीते हैं, है ना, में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, एवं हरित ग्रह प्रभाव में किया जाता है। हरित ग्रह प्रभाव में किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CO2 उत्तरदायी होती है। कौन सी होती है? CO2 उत्तरदायी होती है। ठीक। फेरिक ऑक्साइड FeOH का होल ट्वाइस 3, FeOH का होल ट्वाइस 3 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने में होता है। प्रतिकारक होगा और दवा बनाने में होगा। फेरस सल्फेट FeSO4 रंग उद्योग में और स्याही बनाने में, दो जगह काम आएगा इसका, रंग उद्योग में और स्याही बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये H2 है, H2SO4 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। इंपॉर्टेंट, अभी चल ही रहे हैं ये सब प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा भी इसको कहा जाता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कारक के रूप में, आक्सी कारक के रूप में और विरंजक के रूप में, आक्सी कारक के रूप में और विरंजक के रूप में। विरंजक का मतलब जानते हैं ना, किसी भी चीज को रंगहीन कर देना, रंगहीन कर देना। मान लीजिए आपके पास कोई टी शर्ट है, बढ़िया लाल कलर की है, आपको एकदम व्हाइट बनाना है, तो क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड डाल देंगे तो अपने आप रंग उड़ जाएगा उसका। सल्फर एस का उपयोग बारूद और औषधि बनाने में होता है। सल्फर एस का उपयोग किस किस में होता है दोस्तों? बारूद और औषधि बनाने में होता है। ठीक है। अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 का उपयोग आइस फैक्ट्री और प्रतिकारक के रूप में होता है। आप लोगों ने बर्फ की सिल्लियां देखी होंगी बहुत बड़ी बड़ी, है ना, उसमें NH3 का ही प्रयोग होता है। इतनी बड़ी बड़ी बर्फ जो जम जाती है, जो बहुत देर तक पिघलती भी नहीं है ना, तो NH3 का प्रयोग इसी में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, यही लाफिंग गैस है दोस्तों, N2O। यदि ये आपको मिल गई तो आप हंसते रहेंगे, लेकिन इसका सही उपयोग जो होता है वो शल्य चिकित्सा में होता है, किसी भी जगह को अधिकतम शून्य करने के लिए। शून्य, ठीक है, शून्य, शून्य मतलब शून्य, वहां पे कुछ लगेगा नहीं ना फिर। सोडियम टेट्राबोरेट Fe2SO4 का होल ट्वाइस 3 को ही सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है। इससे बहुत प्रश्न आता है, तो इस वाले सूत्र को आप लोग याद रखें, Fe2SO4 का होल ट्वाइस 3। ठीक है, ये है सोडियम टेट्राबोरेट या सुहागा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ये भी है, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की अपनी क्लास है, ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। मुख्यतः इस क्लास में आवर्त सारणी को ही फोकस किया गया था। रासायनिक सूत्र से भी कुछ हैं तो उनको अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हालांकि रासायनिक सूत्रों पे एक क्लास अभी और आएगी जो कि सिर्फ इसी पर बनी रहेगी। रासायनिक सूत्र से मेरा मतलब नाम इसलिए है कि कुछ विशेष इस प्रकार के उनके रासायनिक नाम हैं कि उनके नाम के ही हिसाब से वो बाजार में बिकते भी हैं, उनके नाम के हिसाब से ही उनमें क्वेश्चन भी आया जाता है, और हम उनको दैनिक उपयोग में भी लाते हैं। लेकिन हमको ये ऐसा लगता है कि इनका रासायनिक नाम ये है, इसका उपयोग ये है, तो इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है दोस्तों।
और एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रश्न पूछते हैं तो उन लोगों के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं, क्योंकि लड़का बार बार भूल जाता है, अरे यार इसका तो ये था। जैसे अभी अभी उन पे अपन ने चर्चा नहीं की, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, NaCl, इस तरीके के जो प्रश्न है तो वो दूसरी क्लास में आएंगे जिसमें अपन सभी को लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, अपन इस वाली क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, उसी पर आपको उसकी